नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का बुलेटिन उत्तम प्रदेश। यूपी में 7 चरणों में होगा लोकसभा का चुनाव। तो चुनावी सरगर्मियों के बीच लोकसभा चुनाव का फिलहाल आगाज हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो यूपी में 7 फेज में 46 दिन चलेंगे चुनाव। 27 मार्च को पहले फेज का नामांकन और 19 अप्रैल को पहले फेज का मतदान होगा। आपको बता दें कि 5वें और 6वें चरण में सबसे ज्यादा 14 सीटों पर वोटिंग होगी और वाराणसी में आखिरी फेज में मतदान है, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में हैं, चुनावी मैदान में। तो 7 फेज में 46 दिन चलेगा। तो 27 मार्च को पहले फेज का नामांकन। उत्तर प्रदेश बात करें 80 सीटों के लिए किस तरीके से अब राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत को लेकर के ताल ठोक रहे हैं, चुनावी मैदान में है। एक तरफ बीजेपी की बात करें और दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें समाजवादी पार्टी को, वो भी अपनी जीत को लेकर के लगातार दावा कर रहा है। और इसी बीच तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज हो गई। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होगा मतदान और 27 मार्च को पहले फेज का नामांकन होगा और वाराणसी में सबसे आखिरी चरण में होगा यह मतदान। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक मनी जुड़ गए। अभिषेक, 7 चरणों में होगा लोकसभा चुनाव, 7 फेज में 46 दिन। अब पूरी तरीके से अभी तक अभिषेक हम और आप बात किया करते थे चुनावी सरगर्मियों का, अब पूरी तरीके से कहा जाए कि तारीखों के ऐलान के साथ ही आगाज हो चुका है। अभिषेक जी बिल्कुल आलोक, आपसे बताना चाहेंगे 2019 लोकसभा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव की जो बात कर रहे थे उसका संगनाद हो गया और आज इलेक्शन कमीशन ने डेट भी डिक्लेयर कर दी। 19 तारीख से लेके 1 जून तक जो है 7 चरणों में मतदान होंगे। और सबसे बड़ी चीज जो देखने वाली बात थी, तो लगातार लोगों का इंतजार था कि डेटों को लेके, और वो आज डेट निकल के सामने आ गई है। अगर बात करें पहले चरण की तो सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में इलेक्शन होंगे। वहीं अगर बात करें दूसरे चरण की, अमरोहा, मेरठ, बागपत की। लेकिन जो देखने वाली बात होगी, जो दिलचस्प मुकाबला होगा वो 1 जून को होगा, जो महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और वाराणसी, जो कि जैसा कि आपने बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। तो ऐसे में जो बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 80 सीटें हैं, जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने रखती हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो कि इस समय नारा लगा रही है 400 पार, तो कहीं ना कहीं अब इलेक्शन की डेट आने के बाद से अब ये देखने वाली बात होगी कि किस पार्टी पे मोहर लगती है। जी बिल्कुल, किस पार्टी पर मोहर लगती है। लेकिन जिस तरीके से जब अगर चुनाव के पहले अगर तैयारियों की लगातार बात करें, अपनी कैबिनेट विस्तार को लेकर के चाहे बात करें, जाते जाते भी तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर को भी अपना विभाग दिया, पंचायती राज, तो सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहा। अभिषेक देखिए, अगर बात करते हैं तो देखिए आप इधर पिछले अगर 1 हफ्ते की बात करें तो हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। और अगर कैबिनेट मंत्रिमंडल विस्तार की बात करते हैं तो जो पीडीए की बात विपक्ष लगातार साध रहा था, उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खरा उतरता नजर आ रहा है। ओम प्रकाश राजभर को पंचायती राज विभाग दिया गया, ऐसे जो चारों मंत्री थे उन्हें विभाग दिया गया विधायकों को। तो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को करारा जवाब भी दे रही है और लगातार जो जमीनी स्तर पे काम हो रहे हैं, जो बड़े स्तर पे, आज भी मुख्यमंत्री तमाम जगह पहुंचे, रामपुर पहुंचे, तमाम जो है शिलान्यास और लोकार्पण किया। तो लगातार चुनाव की डेट आने के पहले जो भारतीय जनता पार्टी के कार्य हैं वो जमीनी स्तर पर लाने का काम जो चल रहा था, उसको लेकर लगातार काम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो 22 जनवरी के बाद से जो एक नए फेज में सामने आई, रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद से, तो कहीं ना कहीं एक लहर दौड़ रही है। साफ तौर पर देखा जा रहा है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मोदी लहर एक बार फिर से दौड़ रही है। जी काम को लेकर के बात करें तो सरकार के पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है, तमाम सारी योजनाएं हैं और राष्ट्रीयता का मुद्दा है, सनातन धर्म का मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा है। और विपक्ष को लेकर के अगर बात करें तो किस तरीके से किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रही, खास सवाल आपसे, क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हैं। अभिषेक जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करते हैं तो विपक्ष के पास इस समय जो बड़ा मुद्दा है वो एक है पीडीए का मुद्दा, दूसरा है बेरोजगारी का मुद्दा। इन दोनों ही मुद्दों पे जो पीडीए का मुद्दा था उस पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सफल होती नजर आ रही है। अगर रोजगार की बात करें तो लाखों करोड़ रुपए का जो है एमएसएमई प्रोजेक्ट को लेके इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया। उसके बाद से अगर बात करें तो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में भी तमाम कार्य किए जा रहे हैं। मेडिकल की बात होती थी, कोरोना टाइम को हमेशा सामने लाया जाता है, उसके अगर उसकी बात करें तो लगातार नए एम्स बनाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो लगातार काम चल रहा है। कैंसर हॉस्पिटल की
बात की जाती तो अटल बिहारी कैंसर हॉस्पिटल का लोकार्पण हुआ। तो तमाम ऐसे कार्य हैं जो विपक्ष इस मामले में साधती थी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसको जमीनी हकीकत में लेके आई थी, क्योंकि पहले के समय एक बड़ा मुद्दा राम मंदिर हुआ करता था, जो कि इस बार पूरा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब उन कार्यों को दिखाना चाहती है कि जो जमीनी हकीकत है, जो बेरोजगारी का मामला है, उसको लेकर सेल्फ डिपेंड काम करने का जो MSME प्रोजेक्ट चल रहा है, लाखों करोड़ रुपए की बात करें, गरीबों को आवास की बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ आवासों का इस वर्ष से सैंक्शन किया गया। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है अपने कामों को दिखा रही है जमीन पे, धरातल पे, जो विपक्ष को लगातार करारा जवाब दे रही है। जी, लेकिन जिस तरीके से जो बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, उसी बीच अगर बात करें तो साफ तौर पर पीडीए को लेकर के अखिलेश यादव ने भी पीडीए को लेकर के साफ तौर पर कहा, पीडीए जिस तरीके से जो बयानबाजी अगर बात करें तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम सारी चीज़ों को लेकर के विपक्ष को घेरा, लेकिन विपक्ष जितना घेरेगा कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी उतनी ही मजबूत होगी, फायदा घूम फिर के बीजेपी को ही मिलना, ये अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, देखिए अगर अखिलेश यादव की बात करें तो इस समय उनकी स्थिति जो होती है ना, वो ना इस पार के हैं ना उस पार के हैं। जो खुद के उनकी पार्टी के जो कत्तावर नेता हुआ करते थे वो पार्टी छोड़ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य की बात, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो लगातार जो अपने बयानों के लिए जाने जाते थे, कहीं ना कहीं उसका भी ड्रॉबैक इनको मिला। तो खुद इनके पक्ष के जो है अभी राज्यसभा चुनाव में देखने को मिला कि उनके पार्टी के जो बड़े नेता थे मनोज, उनकी बात करें तो जो वो खुद छोड़ के बीजेपी में चले गए, तो लगातार वो अपनी पार्टी नहीं सही कर पा रहे हैं, उसमें मंथन करने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हजारों की तादाद में जो है लगातार जो है इस समय पार्टी ज्वाइनिंग हो रही है। तमाम, अगर बसपा की बात करें, सपा की बात करें तो तमाम उनके नगर पालिका अध्यक्ष, उनके क्या कहते हैं सभासद जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो जिस स्तर पर काम करती है, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बूथ लेवल पे काम करती है। तो जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, जो सपा के अगर सभासद की बात करें, नगर पंचायत की बात करें, इन सबके तमाम कैंडिडेट जो है वो आगे भारतीय जनता पार्टी में जोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मंथन की जरूरत है। और पीडीए की बात करें तो लगातार उस काम में भारतीय जनता पार्टी जो है आगे ही नजर आ रही है, क्योंकि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी हाल में ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, उन्होंने यादव महाकुंभ किया। तो लगातार इस तरह से जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं वोट बैंक खींचने की जो राजनीति है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो भी समीकरण है वो सफल होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने कहा जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब आए, जब यादव सम्मेलन हुआ और उसके बाद उन्होंने आजमगढ़ से भी जोड़ा किस तरीके से, तो ये चीजें कहीं ना कहीं एक तरीके से यादव समाज को एक तरीके से जोड़ती हैं। वो समाज जो कहा जाता है कि कोर वोटर, अखिलेश जिसे अपना मानते हैं, उस कोर वोटर को और दावा भी ठोकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सीटों के जो समीकरण है वो गड़बड़ाए। एक तरीके से कहा जा सकता है कि मोहन यादव के इस दौरे को लेकर के फिर वो उनकी पूरा कैबिनेट भी गया, फिर वो राम मंदिर के लिए भी गए, दर्शन किए उन्होंने, उससे पहले लखनऊ भी आए। तो ये सब चीजें किस तरीके का आप सिनेरियो देखते नजर आ रहे हैं अभिषेक? जी बिल्कुल, देखिए अगर यादव वोट बैंक की बात करें तो जहां इनके खुद के गढ़ थे सपा की, अगर बात करें, अगर आजमगढ़ की बात करें, मैनपुरी की बात करें, तो अगर प्रॉपर आजमगढ़ की जनता से अगर ग्राउंड जीरो पे बात करें तो उन्होंने साफ कहा कि जितना समय, जितना वक्त जो है अखिलेश यादव और सपा पार्टी जो है सैफई और मैनपुरी में देती थी, वो कभी आजमगढ़ में झांकने तक नहीं आए। तो लोगों के अंदर एक आक्रोश भी था जिसका परिणाम जो है उनको सामने देखने को मिला। अगर और उसके बाद से अगर मोहन यादव आते हैं, यादव समाज की बात होती है, अगर कहते हैं कि कोई मुख्यमंत्री नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा जो है समीकरण बनाया और उनको मुख्यमंत्री बनाया मध्य प्रदेश का। तो कहीं ना कहीं जो एक बात कही जाती है कि पीडीए को लेकर जो लगातार जो विपक्ष साधता है, तो भारतीय जनता पार्टी हर किसी को मौका दे रही है। उनका साफ कहना था सबका साथ सबका विकास, उसका एक एग्जाम्पल है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के बाद जो है मोहन यादव मुख्यमंत्री बने। जी अभिषेक, अगर अन्य दलों को लेकर के बात करें, बीएसपी को लेकर के अगर बात करें, तो बीएसपी साफ तौर पर उसने साफ तौर पर एकला चलो की राह पर चल रही है। बीएसपी के समीकरण किस तरीके के बनते नजर आ रहे हैं? देखिए बीएसपी की अगर बात करें तो बीएसपी के एक विधायक है उमाशंकर सिंह, जो कि बलिया से हैं, जो कि आपने देखा इस बार जो अभी चुनाव हुए राज्यसभा वाले, उसमें जो उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो साफ खेलती है। उनका सीधा मुद्दा जो है वो अपने पार्टी को, और मायावती ने ऐलान भी किया कि वो किसी से गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने की बात कही जाती है कि बसपा जो है वो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करती है। तो अगर बसपा की बात करें तो उससे किसी तरह का भी कोई नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को होता नजर नहीं आ रहा। तो बिल्कुल, लेकिन इस बीच अगर बीजेपी की बात करें, और सबसे बड़ी बात, अगर वो दावे कर रही है तो उन दावों के पीछे कहीं ना कहीं जो है वो आधार भी है। अपनों को, अपने सहयोगियों को किस तरीके से लेकर के चल रही है, चाहे वो जो कील काटे थे सब कुछ दुरुस्त कर लिए गए, चाहे वो अपना दल को लेकर के बात करें, चाहे वो संजय निषाद को लेकर के बात करें, और जैसा कि आपने भी कहा ओम प्रकाश राजभर को देखिए अपना विभाग तक दे दिया। इस बात को दूरदर्शिता इसकी समझी जा सकती है और अंदाजा लगाया जा सकता है।
जी बिल्कुल, देखिए जो भी पहलू इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगी जिससे कहीं से वो डाउनफॉल हो सकता है, चाहे वो आरएलडी की बात हो, जयंत चौधरी की बात हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात हो, तो जो भी समीकरण बना के जो भी एनडीए गठबंधन की बात होती है, उसमें किसी भी तरह की कोई चूक नहीं की है भारतीय जनता पार्टी ने इस बार, क्योंकि उनके चुनाव नजदीक थे। ऐसे में राजभर समाज जो है वो काफी आक्रोशित था, लगातार स्टेटमेंट दे रहा था, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसको भी जरूरी समझा और उन्हें मंत्री बनाया, कैबिनेट में जगह दिया। और लगातार देखिए चुनाव के पहले इस तरह के समीकरण बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हर जगह पांव फूक के रख रही है कि कहीं भी कोई ऐसी गलती ना हो जिससे इस तरह का कोई नुकसान हो। अगर बात करें पश्चिमी यूपी की, आरएलडी की बात करें, तो लगातार जो है जयंत चौधरी की बात करें तो किसानों को लेकर एक बड़ा मुद्दा निकालता था। गन्ना किसानों की बात करें तो किसानों का जो वोट बैंक था उसको लेकर इन्होंने जो है जयंत चौधरी को मिला के आरएलडी की बात करें तो एनडीए गठबंधन में मजबूती लाई है। तो कहीं ना कहीं से कोई भी ऐसी गलती करने को तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी, और ये चुनाव के डेट शुरू होने के पहले ही ऐलान होने के बिल्कुल, यानी वही मैंने कहा कि सारे कील काटे दुरुस्त के लिए। अभिषेक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपसे एक और भी खबर पर अपडेट लेंगे, उससे पहले अपने दर्शकों को खबर बताएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी खबर, सपा ने 5वीं लिस्ट जारी की। अखिलेश ने आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को दिया टिकट, तो लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी खबर, धर्मेंद्र यादव को दिया टिकट। और लगातार अब धर्मेंद्र यादव के नाम को लेकर के हालांकि जिस तरीके से कयास भी लगाए जा रहे थे कि धर्मेंद्र यादव का ही नाम सामने आएगा, और आखिरकार इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही कि फिलहाल जो समाजवादी पार्टी ने जो सूची जारी करी है उसमें धर्मेंद्र यादव को फिलहाल प्रत्याशी बनाया है। तो सपा ने अपनी 5वीं लिस्ट फिलहाल जारी की। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, पंकज तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पंकज, सपा ने 5वीं लिस्ट जारी की और आजमगढ़ से बात करें तो धर्मेंद्र यादव को फिलहाल टिकट दिया। धर्मेंद्र यादव के नाम को लेकर के ही लगभग था, अब फाइनल आखिरकार मुहर लग गई। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव को लेकर के पार्टी प्रत्याशियों की सूची जारी कर से डॉक्टर महेंद्र नागर है, मिश्रक से मनोज कुमार राजवंशी है, सुल्तानपुर से भीम प्रसाद है, इटावा से जितेंद्र दोहरे हैं, जालौन से नारायण दास पहिरवार है। वही आजमगढ़ जो कहा जाता था कि कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, वहां से धर्मेंद्र यादव को वहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। और कुल मिलाकर अगर जो देखा जाए तो पिछले दिनों के हिसाब से समाजवादी पार्टी ने अपने मजबूत करने की बात कही थी और आजमगढ़ से ही सीधे तौर पे और गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी में जोड़ा गया था, समाजवादी पार्टी में वो शामिल हुए थे। तो कहीं न कहीं ये चर्चा का विषय बना हुआ था और माना जा रहा था कि अब जो है कि धर्मेंद्र यादव को अगर जो आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ाया जाएगा तो जाहिर सी बात है पिछले चुनाव में गुड्डू जमाली की बदौलत वो हारे थे चुनाव, तो कहीं न कहीं इस बार अगर जो सपोर्ट मिल रहा है गुड्डू जमाली का तो वो जीत सकते हैं। तो अब की जो लड़ाई होगी वो कांटे की और टक्कर की लड़ाई होगी। बिल्कुल, इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता। इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने देखिए गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेंद्र नागर, मिश्रिक से मनोज कुमार राजवंशी, सुल्तानपुर से भीम निषाद, इटावा से जितेंद्र दोहरे, जालौन से नारायण दास अहिरवार और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये नाम है, ये 5वीं सूची जारी की है समाजवादी पार्टी ने, जिसमें सबसे ज्यादा अगर पंकज बात करें तो सुर्खियों में जैसा कि आपने भी कहा धर्मेंद्र यादव का, तो धर्मेंद्र यादव को लेकर के कांटे की टक्कर नजर आ रही है। मुकाबला बेहद दिलचस्प है, भले क्योंकि मामला यहां पर गढ़ का है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि आजमगढ़ को माना जाता है कि मुलायम सिंह के जमाने से ही वो एक तरह से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और नेताजी के जमाने में वहाँ जो यादव वोट बैंक है वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का एक फिक्स वोट बैंक माना जाता था। लेकिन जब वहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ और बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पे वहाँ निरहुआ ने बाजी मारी तो कहीं न कहीं वहाँ पे जो यादव वोट बैंक था वो खिसक करके बीजेपी की तरफ गया और इसका सीधा कारण ये माना जा रहा था कि वहाँ पे जो गुड्डू जमाली थे, शाह आलम गुड्डू जमाली, उनकी बदौलत कहीं न कहीं बाई इलेक्शन थोड़ा सा प्रभावित वहाँ पे हुआ था। तो अब जो है कि पहले चर्चाओं में सुर्खियों में रहा कि आजमगढ़ जो है शिवपाल यादव को दिया जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं अखिलेश यादव का दौरा, फिर शिवपाल यादव का आजमगढ़ में दौरा और अब फिर से कोई हुई विरासत को एक करने जो कवायद थी वो कहीं न कहीं अब एक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है और युवा चेहरे को कहीं न कहीं वहाँ पे देखा जाए तो शिवपाल यादव निरहुआ को टक्कर देने के लिए धर्मेंद्र यादव को
प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया है, तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण को बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से अगर बात करें उपचुनाव में देखा था वहां पर किस तरीके से फेरबदल हुआ, तो बड़े कटु अनुभव है वहां पर समाजवादी पार्टी को लेकर के अगर बात करें, क्योंकि जिस कोर वोटर्स को लेकर के बात की जा रही थी परंपरागत वोटर्स को, तो वो अब चुनावी माहौल अब नहीं रहा पहले जैसा। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए सबसे बड़ी बात है कि पीडीए की तो बात समाजवादी पार्टी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सपा और सपा एक तो हो गए हैं नेताजी के जाने के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं तो समाजवादी पार्टी दो धड़े में बटा हुआ था, जो एक दरार पड़ चुकी थी, उसका जो है फायदा सीधे सीधे बीजेपी तो इससे पहले चुनाव में बटा हुआ है। और बीजेपी का ये मानना है कि यादव वोट बैंक जो है उससे बीजेपी की अच्छी पकड़ है, क्योंकि जो जातिगत समीकरण की शुरुआत आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जब हुआ था और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री वहां का बनाया गया था, तभी से कहीं न कहीं ये एक तरह से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति लिखी जा रही थी। और जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में मोहन यादव का आना और यादव वोट बैंक को साधने के लिए यादव महाकुंभ में शामिल होना और यादव का आह्वान करना कहीं न कहीं इंडिकेट कर रहा है कि 2024 में तो आजमगढ़ के चुनावी रण में जो लड़ाई होगी समाजवादी पार्टी और बीजेपी की वो टक्कर की लड़ाई होगी। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस हर पार्टी का, हर राजनीतिक दल का अपना अपना कोर वोटर है, लेकिन वो कोर वोटर अब कहीं ना कहीं छिटकता नजर आ रहा है। और अब जब वोटर छिटकेगा तो फायदा सीधा सीधा किसको मिलेगा, किस राजनीतिक दल को मिलेगा, यह देखना कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में बेहद दिलचस्प होगा, नहीं लग रहा पंकज? जी बिल्कुल, तो कोर वोट बैंक की आपने बात करी है। एक पहले के टाइम पे हुआ करता था कि मतदाता एकदम फिक्स रहता था कि चाहे कुछ भी हो हम वोट पार्टी को करेंगे, लेकिन आज का जो मतदाता है कहीं न कहीं अब चुनाव में अपनी भी सोचता है, अपने फ्यूचर की सोचता है और अपने फैमिली के यानी भविष्य के बारे में बिल्कुल सोच करके और सोच समझ करके वोट कर रहा है। तो इसका सीधा सीधा फायदा जो भी राजनीतिक पार्टी जो अपना विजन लेके चलेगी, जो युवाओं के रोजगार की बात करेगी, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करेगी और डेवलपमेंट की बात करेगी, और बात ही नहीं उसको अगर तो जमीनी अपने जामा पहनाएगी, धरातल पर उतारने की कोशिश करेगी और ये जो अपने मैनिफेस्टो में लेके जाएंगे, जाहिर सी बात है कि मतदाता उधर की तरफ जाएगा। अब वो जमाना खत्म हो गया है कि लुभा करके मतदाताओं को जीत लिया जाए और उनका आशीर्वाद दिया जाए। अब कहीं ना कहीं जो एजुकेटेड तो लोग हैं पीपल, वो कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी सरकार, कौन सा नेता, कौन सा जनप्रतिनिधि उनके लिए बेहतर वर्क कर सकता है। तो यादव वोट बैंक था, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का वोट बैंक था, लेकिन दिनेश लाल यादव की तरफ सीधे सीधे उसका फिसलना और जाना एक तरह से इंडिकेट कर रहा है कि डेवलपमेंट चाहे वो कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, वो डेवलपमेंट पुराने विचारधारा की बात है वो नहीं जीतेंगे, वो तो अपनी मूल पार्टी को ही देंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी को विजन लेके जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता में उसको लेकर के कितनी सफल हो रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तिवारी इस तमाम सारी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। फर्रुखाबाद में नीलकंठ क्लिनिक पर डिप्टी सीएमओ ने छापा मारा। बता दें कि डिप्टी सीएमओ ने सीएचसी प्रभारी राजेपुर और फार्मासिस्ट के साथ क्लिनिक पर छापा मारा। मिली जानकारी के अनुसार क्लिनिक पर अवैध तरीके से गर्भपात कराए जाने की ग्रामीणों ने डीएम से शिकायत की थी, जिसको लेकर यह छापेमारी की कार्रवाई की गई। वहीं कानपुर की सीएसए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बाबू को 6,000 रुपए घूस लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार कर्मचारी के निधन के बाद पेंशन बनाने के नाम पर युवक से 12,000 की घूस मांगी थी। घूस देने में असमर्थता जताने में 6,000 रुपए 2 किश्तों में देने का दबाव बनाया। युवक की शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम ने बाबू को 6,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया, साथ ही आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी। आगामी लोकसभा सामान्य चुनाव को शांतिपूर्ण और भयमुक्त तरीके से संपन्न कराने के साथ ही लोगों में सुरक्षा की भावना को देखते हुए उत्तर प्रदेश के 54 पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया। जिले में राजनीतिक, धार्मिक और सांप्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील इलाकों में एहतियात के तौर पर पुलिस की तरफ से कदम उठाया गया। वहीं सलखन, कस्बा, चोपन, सिंदुरिया इलाकों में जनता को भरोसा दिलाया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन
हर तरह से तैयार है। पुलिस ने लोगों को किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की बात भी कही। साथ ही अफवाह फैलाने वाले लोगों की सूचना तत्काल पुलिस को देने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान पुलिस बल ने संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग भी की। वहीं इस मौके पर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए उनसे शांति, सहयोग और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक गाजियाबाद में किसी भी राजनीतिक दल ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की, जिससे चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं के बीच निराशा देखने को मिली। जबकि बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशियों की कई लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में कई प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इस मामले में कांग्रेस और बसपा थोड़ा पीछे हैं। उत्तर प्रदेश में गिनती के कुछ लोकसभा क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो अभी तक बसपा मौन है और कांग्रेस भी उहापोह की स्थिति में बनी हुई है। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कुछ दिनों में ही अब प्लेटफॉर्म पे होगा ये चुनाव। आज दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की मीटिंग भी है। संभवतः आज से ही जो है चुनाव की तारीखें भी आ जाएंगी और हो सकता है कि आचार संहिता भी लागू हो जाए। गाज़ियाबाद में लेकिन अभी तक किसी भी बड़े दल ने अपने एक भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। चाहे बीजेपी की बात करें, सपा की बात करें, बसपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें। हालांकि ये जो लगातार 91 से ये सीट बीजेपी की रही है। बीच में 2004 में एक बार सुरेंद्र प्रकाश गोयल यहाँ पर कांग्रेस के टिकट पर सांसद हुए थे। उसके पहले भी यहाँ से 4 बार जो है तोमर साहब यहाँ पे सांसद हुए हैं, रमेश चंद्र तोमर, और उसके बाद फिर राजनाथ सिंह यहाँ से जीते सुरेंद्र प्रकाश गोयल के बाद, और 2 बार से यहाँ पर जनरल डॉक्टर वीके सिंह यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं और मंत्री भी बन रहे हैं। लेकिन इस बार यहाँ से अभी तक उनके नाम की घोषणा नहीं हुई और किसी और दूसरे प्रत्याशी की भी घोषणा नहीं हुई। दूसरे दलों का भी यही हाल है। हम यहाँ पर आए थे फिलहाल जो है सपा कार्यालय पे, और यहाँ पे सपा कार्यकर्ता तमाम हैं ही, लेकिन एक पुराने सपाई जो कि अब बीजेपी में है, बड़ा परचम बुलंद कर रखा है बीजेपी का, इन्होंने लोनी से विधायक हैं, वो भी यहाँ पे सौभाग्य से मिल गए। अब हम दोनों पार्टियों के लोगों से यही बात कर लेते हैं कि आखिर क्या बात है। तमाम जो है बैनर देखने को मिल रहे हैं, तमाम चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हो पा रही बीजेपी की तरफ से। देखिए, पहले तो हम ये बताएं कि हम लोग तारीख से आ रहे हैं, हम कोई ऐसा नहीं कि हम मिल गए। और बहन जी हमारी बड़ी बहन है, राजनीतिक बात अलग है, आपस में संबंध सब पारिवारिक है। गाजियाबाद शहर के सब लोग एक परिवार है। और जहाँ तक घोषणा की बात है, हमारी पार्टी तो घोषणा कर चुकी है, आपको शायद मालूम नहीं है, तो उसको हम आपको दोबारा से जो है रिफ्रेश करा दें। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है और वो चुनाव लड़ रहा है, लगातार संगठन का काम हो रहा है। नहीं, वो हर जगह से चुनाव लड़ रहा है, लेकिन हर जगह से प्रत्याशी होता है। प्रत्याशी जो बेसिकली वो तो पार्टी की बात कर रहे हैं। आप शब्दों से खेल रहे हैं, आप पुराने खिलाड़ी हैं, माहिर हैं, मैं जानता हूं, लेकिन यहाँ पर प्रत्याशी की बात समझना चाहेंगे कि जनरल साहब बहुत बड़ा नाम है। अगर उनका नाम आना था तो अब तक आ जाना चाहिए था, कोई और प्रत्याशी भी आना चाहिए था तो आ जाना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी ने तो बहुत सारी लिस्टें जारी कर दी हैं। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई प्रत्याशी तय करता हूं। आप विधायक हैं, आप छोटे से कार्यकर्ता नहीं, आप बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं। वो ठीक है, लेकिन पार्टी जो तय करेगी, कमल का फूल ही हमारे यहाँ प्रत्याशी होता है। नाम किसी का व्यक्ति का हो सकता है। अब जनरल साहब आएंगे क्या दूसरा कोई पार्टी, तो शीर्ष जो हमारा लीडरशिप है उसका निर्णय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीडर हैं, जो गरीब के लिए काम किया है, बिजली का, सड़क का, पानी का, शिक्षा का, चिकित्सा का, लॉ एंड ऑर्डर का, उत्तर प्रदेश में योगी जी लगातार जो काम कर रहे हैं, उसके बाद वो ठीक है, वो ठीक है। एक चीज़ ये जानना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कहीं इलेक्शन कमीशन का ही वेट हो कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, तारीखें तय हो जाएं, कौन से चरण में गाजियाबाद आ रहा है, उसके हिसाब से कुछ जो है वो नफ़ा नुकसान देख करके तब प्रत्याशी तय हो, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, प्रत्याशी तय जो होगा वो ये मानिए कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी है, और वो नफ़ा नुकसान नहीं देखते। मैं बताया ना कि ये हमारे लेवल की बात नहीं है, ये हाईकमान की बात है कि उनको क्या कैसे तय करना है, कहाँ के क्या समीकरण देखने, तो वो अब है, उसे करेंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं में भी कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है कि आखिर कौन लड़ेगा। एक उत्साह मिल जाता है अगर प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो जाए। और 2 दिन रुक जाओ, इसमें कौन सी ज़्यादा देर हो रही है, 2 दिन में सब चीज़ आपके सामने आ जाए। मधु चौधरी जी हैं, बहुत पुरानी लीडर हैं, महिला विंग में भी रहीं, मेन विंग में भी रहीं, और हमारे साथ हैं वो सपा में। उनसे जानना चाहते हैं कि सपा ने भी अभी तक अपने प्रत्याशी घोषणा नहीं की है। कारण है कि हमारी ये सीट जो है कांग्रेस पे है, और अब कांग्रेस अपना प्रत्याशी जैसे घोषणा करेगा, हम चुनाव के लिए तैयार बैठे हैं। जो सीटें कांग्रेस पे अभी उन पे कम प्रत्याशी उतारे गए हैं। एक लिस्ट आज भी आई है सपा की तरफ से,
यहाँ की बात करें, यहाँ और इसके अलावा आसपास के भी जो है, जो पूरा उत्तर प्रदेश है जिसमें सपा बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है कांग्रेस के साथ मिलकर के, वहाँ पे भी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई अभी तक। उसका यही कारण है कि जब तक क्या कहते हैं बीजेपी अपने सारे नहीं उतार देती है, क्योंकि हमें तो बीजेपी को हराना है, उसी हिसाब से हम भी अपनी कैंडिडेट उतारना चाहते हैं। अब ये सोचते हैं कि पहले हमारे समाजवादी उतर जाएं, कांग्रेस उतर जाए, उसके बाद हम उसी हिसाब से अपना कैंडिडेट। अब ऐसे भी वो बेईमानी में हैं पक्के, मशीनें चलेंगी तो वो जीतेंगे। अब ये पहले से ही उम्मीद छोड़ चुकी हैं कि मशीनों से चुनाव होगा, मशीनें चलेंगी तो बीजेपी जीत जाएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो इंतज़ार में है, शायद पहले बीजेपी अपना प्रत्याशी उतार ले, उसके हिसाब से सपा और कांग्रेस का जो अलायंस है वो यहाँ से अपने प्रत्याशी की घोषणा करेगा। बीजमा, गाजियाबाद, TV27। इन्हीं खबरों के साथ उत्तर प्रदेश में इतना ही। बने रहिए TV27 न्यूज़ के साथ। लेटेस्ट अपडेट खबरों का सिलसिला यहीं मिलेगा।